स्पेन की आपको अगर सिटीजनशिप चाहिए तो वो कैसे पाई जाए, और वहाँ की परमानेंट रेसिडेंटशिप और सिटीजनशिप इसमें फ़र्क क्या आता है, और उनके कुछ अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। तो दोस्तों बात पहली ये कर लेते हैं कि परमानेंट रेसिडेंटशिप वहाँ पर कैसे पाई जाए। तो परमानेंट रेसिडेंटशिप जो है वो तभी मिल सकती है जब आप 5 साल तक अनइंटरप्टेड वहाँ पर रहे हैं, उसके बाद आप परमानेंट रेसिडेंटशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो है वो आपको आपका फाइनेंशियल प्रूफ तो दिखाना ही पड़ेगा कि कहाँ पर आप काम कर रहे हैं, उससे आप अपने आप को, और अगर आपके साथ आपकी फैमिली है तो उसको भी सस्टेन कर सकते हैं। इसका एक प्रूफ दिखाना पड़ेगा, आपका एक रेसिडेंट प्रूफ दिखाना पड़ेगा, जिससे कि ये साबित हो सके कि आपका कुछ एक स्पेसिफिक ठिकाना है, आपका एक एड्रेस है। तो उसके लिए आप आपका लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट या लॉन्ग टर्म रेंट एग्रीमेंट जो है वो दिखा सकते हैं। अगर खुद का घर ले रखा है तो उसके कागजात दिखा सकते हैं। इसके अलावा आपका एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी ज़रूर देखा जाएगा। तो अगर कोई छोटा मोटा केस भी आपके ऊपर है तो बेहतर यही रहेगा कि आप उसका डिक्लेरेशन आप ही के फॉर्म में दे दीजिएगा, जिससे कि आपको एटलीस्ट उसे एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी ज़रूर चाहिए होगा, जो कि ये प्रमाणित करता है कि आपको किसी भी तरीके की ऐसी बीमारी नहीं है जो कि कंटेजियस है। तो ऐसी कोई बीमारियां नहीं है जो कि आप दूसरों को दे सकते हैं। समय तक आप यहाँ पर रहे हैं उतने समय तक गवर्नमेंट की तरफ से आपको मेडिकल असिस्टेंस जो है वो ग्रांटेड है। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आप डिवोर्सी हैं तो उसका भी जो कागजात हैं वो वहाँ पर दिखाने पड़ेंगे। अब फ़ायदा क्या है परमानेंट रेसिडेंटशिप का? तो परमानेंट रेसिडेंटशिप का फ़ायदा यह है कि लगभग जो राइट्स स्पेनिश सिटीजन्स को मिलते हैं वो सारे राइट्स आपको मिलते हैं। बस यहाँ पर वो जो वोटिंग वाले वगैरह राइट्स हैं वो आपको नहीं मिल पाते हैं, और आप एज अ सिटीजन वहाँ पर नहीं कहलाए जा सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, लेकिन इसका एक अपना फ़ायदा भी है। तो फ़ायदा ये है कि ना तो स्पेन और ना तो भारत, दोनों ही कंट्रीज ड्यूअल सिटीजनशिप को अलाउ नहीं करती हैं। तो अगर आप स्पेनिश सिटीजनशिप लेते हैं डायरेक्टली तो आपको भारत की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। तो अगर आपको दोनों ही चीज़ें चाहिए तो मेरे ख्याल से परमानेंट रेसिडेंटशिप अच्छी रहेगी, क्योंकि अगर आप परमानेंट रेसिडेंटशिप किसी देश की लेते हैं तो फिर आपको भारत की नागरिकता जो है वो छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। फिर आप भारत के नागरिक भी रहेंगे और उस देश में लीगली आपको रहने का अधिकार भी रहेगा, काम करने का भी अधिकार रहेगा, वहाँ पर आप प्रॉपर्टी भी बाय कर सकते हैं। तो इसकी वजह से ये सिचुएशन थोड़ी सी आसान आपके लिए हो जाती है। अगर आपने ये तय ही कर लिया है कि अब मुझे भारत की सिटीजनशिप छोड़ ही देनी है तो फिर आपको स्पेन की सिटीजनशिप भी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त उन्होंने ये रखी है कि 10 साल तक आपका रेसिडेंटशिप वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। उसमें से सारे 10 साल कंपलसरी नहीं है, 7 साल की कंटिन्यूस रेसिडेंटशिप जो है वो आपको वहाँ पर साबित करनी पड़ेगी। इसके बीच में आप बाहर ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन एक देश में जो है वो मैक्सिमम 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। आपको वापस लौट करके स्पेन जाना पड़ेगा, वरना वो जो पूरा पहले वाला पीरियड था, जितने पीरियड तक आप वहाँ पर रहे थे, वो भी पूरा नल एंड वॉइड समझा जाएगा, इनवैलिड समझा जाएगा, और आपको फिर आपका जो वीज़ा वगैरह है वो भी कैंसिल हो सकता है या आपका परमिट कैंसिल हो सकता है। तो इसकी वजह से आपको कंटिन्यूसली वहाँ पर रहना पड़ेगा। और बाकी के जो कागजात हैं, जैसे कि क्रिमिनल रिकॉर्ड हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, आपका बर्थ सर्टिफिकेट देखा जा सकता है, बाकी आपके फाइनेंशियल मीन्स क्या है, यानी कि आप कहाँ पर नौकरी करते हैं, पैसा कमाने का ज़रिया क्या है, इसके अलावा कहाँ पर रहते हैं, और एक परमानेंट रेसिडेंटशिप अगर आपके पास है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या दूसरा कोई भी आपके पास जो भी परमिट है वो भी आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि कौन से परमिट्स पर आप यहाँ पर रह चुके हैं। इसके अलावा वहाँ की जो स्पेनिश लैंग्वेज है उसका भी टेस्ट वहाँ पर ज़रूर लिया जाएगा कि स्पेनिश लैंग्वेज जो है वो आपको बोलना भी आता है, पढ़ना भी आता है और लिखना भी आता है। तो इसका भी प्रूफ आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑब्वियसली इस केस में भी ज़रूर देखा जाएगा। आपका हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं ये भी देखा जाएगा। आपका हेल्थ सर्टिफिकेट भी देखा जाएगा कि इसको कोई कंटेजियस बीमारी नहीं है। और आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि इन 7 सालों में 10 सालों में जो है वो यू हैव बीन अ गुड सिटीजन, यानी कि आपके नाम से कोई भी पेनल्टी नहीं है, आपने कोई भी टैक्सेस वहाँ पर बाउंस नहीं किए हैं, डिफ़ॉल्टर्स में आपका नाम नहीं आया है, कोई भी फ़ाइन आपके ऊपर नहीं लगा है, जिससे कि ये साबित होगा कि ये आदमी जो है एक डिग्निफाइड आदमी है और इसने कोई भी गलत काम यहाँ पर आकर के
नहीं किया हुआ है। ये सारी चीज़ें एक बार साबित हो जाए उसके बाद आप जो है वो एलिजिबल बन जाते हैं। इसी के साथ साथ आपको वहाँ की सिविल रजिस्ट्री के अंदर भी अपना नाम डलवाना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको जो है वो सिटीजनशिप ग्रांट की जा सकती है। बात करें अगर यहाँ पर उम्र की सीमा की, तो जो लोग 18 से ऊपर के हैं वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो 14 साल या उससे ज़्यादा के हैं जिनको लीगल असिस्टेंस मिल चुका है, ऐसे लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं स्पेनिश सिटीजनशिप के लिए। जो 18 से कम की उम्र वाले हैं उनको खैर गार्डियन के साथ यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा या एज अ माइनर के तौर पर उनकी तरफ से किसी को अप्लाई करना पड़ेगा। उनको इंडिविजुअली अप्लाई करने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो 14 की उम्र के लोग भी, जो जैसा मैंने पहले कहा कि उनको लीगल असिस्टेंस लेना पड़ता है, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहां से आए हुए लोगों को केवल 2 साल रुकने के बाद ही वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि देश है यहाँ पर एंडोरा या स्पेनिश अमेरिकन कंट्रीज अलग अलग होती हैं, फिलीपींस होती है, या इक्वेटोरियल गिनिया, पोर्टुगाल, या बाकी कोई स्पेर्डिक ओरिजिन कंट्रीज हैं, वहां से आए हुए लोगों को केवल 2 साल तक रुकना पड़ेगा। इसी के साथ साथ कोई अगर फॉरेन नेशनल है जिनका बच्चा स्पेन में जन्म लेता है तो उसको केवल 1 साल तक रुकना पड़ेगा और उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है क्योंकि उसका जन्म वहां पर हुआ है। तो किसी स्पेनियार्ड से या किसी विडोर से आपने शादी की है तो आपको वहां पर केवल 1 साल तक ही रुकना पड़ेगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए। अब बात करें यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो वहाँ पर 60 यूरो से लेकर के 100 यूरोज़ के बीच में होती है, डिपेंडिंग ऑन केस कि आप कहाँ से यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, कितने साल बाद अप्लाई कर रहे हैं, आप बाय बर्थ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या मैरिज होने के बाद अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से ये फ़ीस जो है वो कम ज़्यादा होती रहती है। और ये फ़ीस जो है वो 100% नॉन रिफंडेबल होती है। अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाता है तो भी फ़ीस आपको वापस नहीं मिलने वाली है। तो बस दोस्तों, ये है पूरा लेखा जोखा कि अगर आपको स्पेन की सिटीजनशिप पानी है तो क्या क्या करना पड़ेगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। और खैर हमने ये भी जान लिया कि यहाँ पर परमानेंट रेसिडेंटशिप और सिटीजनशिप में क्या अंतर आता है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी ज़रूर कोशिश कीजिए।